नीच व्यक्ति वह होता है जो पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के पश्चात सबसे पहले उसी को नष्ट करता है जिसके माध्यम से वह पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे कर्म फलदाता शनिदेव के अस्त गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, न्याय और कर्म के देवता शनि आने वाले 16 फरवरी को अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में सूर्य के प्रभाव से अस्त होने के लिए जा रहे हैं और आने वाले 25 मार्च तक अस्त अवस्था में ही गोचर करते हुए हर किसी को प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः उदित हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले 25 मार्च तक शनिदेव अपने अस्त गोचर के दरमियान आपको किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, शनि के इस गोचर प्रभाव से आपके जीवन में क्या कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। साथ ही साथ शनिदेव के इस कंबस्ट प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी बड़े विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी और अपने परिवार के अन्य सदस्यों की जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो किसी भी ग्रह का अस्त होना ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कोई अच्छी घटना नहीं होती है, लेकिन शनि संघर्ष के कारक होते हैं, इसलिए उनका अस्त होना कभी कभी अच्छा भी होता है। जैसे कि जिन लोगों की ढैया चल रही है, जिनकी 7.5 चल रही है, उनको शनि के रिस्ट्रिक्टिव प्रभाव में कुछ कमी अवश्य महसूस होगी। हालांकि अलग अलग ग्रह के अस्त होने से अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे जब शनि और मंगल अस्त होते हैं तो जमीन मकान की खरीद बिक्री करना अशुभ होता है। गुरु और शुक्र अस्त होते हैं तो विवाह नहीं करना चाहिए। जब शनि सूर्य के साथ होते हैं तो यह कुछ संघर्ष की स्थिति को बताते हैं, लेकिन फिलहाल शनि अभी अपनी ही राशि में है। देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए अस्त होता है तो उसके नेगेटिव प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। क्योंकि स्वराशि का ग्रह और उच्च राशि का ग्रह काफ़ी बलवान माना जाता है, इसलिए नेगेटिव परिणाम ज़्यादा नहीं दे पाता। साथ ही साथ यह बात भी आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि शनिदेव पिछले साल से राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं और शास्त्र के मुताबिक राहु और शनि का आपस में मिलना ठीक नहीं होता। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट यह होगा कि शनिदेव के अस्त होने की वजह से राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट शनि को देखने को मिल रहे थे वह काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। किसी भी ग्रह के अस्त होने का सामान्य सिद्धांत क्या है, तो देखिए, आज से हजारों साल पहले भारतीय खगोलविदों ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने, जैसे कि वराहमिहिर, महर्षि पराशर, इन्होंने बता दिया था कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर सूर्य से दूर होता है या फिर नज़दीक होता है तो अस्त माना जाता है। जैसे चंद्रमा जब सूर्य से 12 डिग्री के अंतराल में होते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। मंगल 17 डिग्री, बुध 14 डिग्री, शुक्र 10 डिग्री, गुरु 11 डिग्री और शनि 15 डिग्री के करीब आने पर अस्त होते हैं। और जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वह अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता। क्योंकि हर ग्रह सूर्य से तेज पुंज यानी कि प्रकाश ग्रहण करके चमकता है और कार्य करता है। हालांकि सूर्य के जो मित्र ग्रह होते हैं जैसे कि गुरु, मंगल, चंद्र, अगर यह ग्रह अस्त होते हैं सूर्य के करीब आकर के तो इनका संपूर्ण प्रभाव खत्म नहीं होता। इसे एक छोटा उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। अगर प्रधानमंत्री किसी मंच पर जाता है तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ होता है। प्रधानमंत्री राजा होता है तो राजा एक ऐसा पावर है जिसके ऊपर कोई नहीं है। जितने भी व्यक्ति हैं वह सब के सब राजा के नीचे आते हैं। अब अगर उस मंच पर राजा का कोई मित्र है तो राजा के शान और शौकत में तो वृद्धि होगी ही होगी,
साथ में उसके मित्र के भी शान और शौकत में वृद्धि हो जाती है। इसलिए सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब उनके मित्र सूर्य के पास आते हैं तो भले ही वह राजा के प्रभाव में सूर्य से अस्त हो जाते हैं, लेकिन इनका भी कद बढ़ जाता है। हालांकि शनिदेव सूर्य के शत्रु होते हैं, लेकिन उनके पुत्र भी तो हैं। ऐसे में शनिदेव राजकुमार हुए और जब राजा के पास राजकुमार होगा, उसका पुत्र होगा, तो वह हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देगा। मतलब जब सूर्य के पास शनि जाते हैं तो भले ही सूर्य थोड़ा सा इफेक्टेड होते हैं, लेकिन शनि को विशेष रूप से बल की प्राप्ति होती है। यानी कि सूर्य और शनि की युति में सूर्य के द्वारा शनि को बल प्राप्त होता है। तो ऐसे में सूर्य और शनि की युति यहाँ पर कुंभ राशि में होना यह अभिशाप नहीं बल्कि वरदान की तरह कार्य करेगी। कुछ मामलों में देखा जाए तो शनिदेव आपकी राशि के स्वामी बनते हैं और गोचर कुंडली में आपकी राशि में ही अस्त होने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दो तरह से परिणाम की प्राप्ति होगी। पहले अच्छे परिणाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, शनिदेव आपकी राशि के स्वामी होकर के अस्त हो रहे हैं अपनी ही राशि में, तो यहाँ पर अस्त होने का नेगेटिव प्रभाव तो पहले कम हो जाएगा और ऊपर से आपकी मेंटल क्लैरिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। वैसे तो 7.5 ऑलरेडी आपको चल रही है, जिसकी वजह से जो रिस्ट्रिक्टिव इफ़ेक्ट्स आपको प्राप्त हो रहे हैं काफ़ी हद तक उसमें कमी हो जाएगी। और यह कमी आपको कार्य क्षेत्र में, जी हाँ, आप जो चीज़ खुल करके करना चाह रहे थे वह नहीं हो पा रहा था, तो अचानक ही आपको क्लियरिटी मिलेगी और उन कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, उन कार्यों को आप कर पाएंगे। शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे में जिन लोगों के जीवन में शनि की दूसरी 7.5 चल रही है, उनके लिए कार्य क्षेत्र में निश्चित तौर पर बदलाव कराने वाला समय साबित होगा। यानी कि जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस में वह लोग चले जाएंगे, और जो लोग बिजनेस करते हैं वह कोई और नया बिजनेस शुरू कर लेंगे। वहीं नौकरी करने वाले किसी दूसरे सेक्टर में चले जाएंगे। यानी कि बहुत ही बड़े लेवल पर बदलाव होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं जो आपके थिंक थ्रू नहीं किया है, यानी कि आपने उसके बारे में अच्छे से विश्लेषण नहीं किया है, तो उस कार्य की शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए। और अगर आपने पहले से ही कोई योजना बना करके किसी कार्य को अब प्रतिरूप देना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर, और आप झिझक रहे हैं कि मुझे उस कार्य में सफलता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो उस कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और देखा जाए तो 10वें भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी शनि की, तो पुराने कार्यों में आपको कुछ न कुछ समस्या और डिले अवश्य देखने को मिलेगी। यानी कि कार्यों में संपन्न होने में रुकावट मजबूत होगी। हालांकि आपकी मेंटल क्लैरिटी काफ़ी मजबूत रहेगी, जिसकी वजह से आप चीज़ों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से क्वालिटी दे पाने में सक्षम रहेंगे। हालांकि इस समय आपको अपनी सेहत का भी विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता है। खान पान, रहन सहन का ध्यान रखिए। विशेष रूप से कमर और उससे नीचे के हिस्सों में आपको परेशानी हो सकती है। शनिदेव इन क्षेत्रों में आपको समस्या दे सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतिए और जितना ज़्यादा हो सके योग व्यायाम का सहारा लीजिए। साथ ही साथ वैसे तो आपको मानसिक क्लैरिटी देंगे, लेकिन फिर भी अगर आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के क्षेत्र में अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं, तो इससे परेशानियों से आप ऊपर उठ जाएंगे। और जब स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे, यकीन कीजिए आपके जीवन में पहले तो परेशानी आने का नाम नहीं लेगी। अगर आती भी है तो वह परेशानी कैसी चले जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगी। इसलिए मैं समझता हूँ अपने आप को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, स्पिरिचुअलिटी के दृष्टिकोण से मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए, और यही समस्याओं का समाधान का मूल कारण है। देखा जाए तो यह समय आपके जीवन में चुनौतियां भी लेकर के आएगा, कठिनाई भी लेकर के आएगा, लेकिन नए अवसर, नई सफलता के रास्ते तो भी लेकर के आएगा। अगर देखा जाए तो एक सिक्का के दो पहलू के रूप में यह समय आपको प्रभावित करने वाला है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अगर आप नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते, आप उनके ऊपर हावी होते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को स्वीकार करके उनसे मजबूती प्राप्त करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। फिर भी इस समयावधि को आपको और बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी के शरण में चले जाइए।
विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन कीजिए, वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। इससे आपको काफ़ी हद तक लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के समय ठीक ठाक ही रहने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।